नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अब लगता है एकजुटता का ट्रेंड 2024 के चुनाव में चलने वाला है। जिन उम्मीदों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं, जिनमें नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और ना जाने कितने आने वाले पॉलिटिकल सुपरस्टार दिखने वाले हैं, उसमें लगता है बहुत जल्द बीजेपी को भी इससे संभालने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि कई ऐसे मीम्स वायरल हो चुके हैं विपक्षी एकजुटता के खिलाफ, जिसमें समर्थक कहते नजर आए कि झुंड में तो कुत्ते रहते हैं, बीजेपी अकेली ही रहती है। लेकिन असलियत तो इससे बहुत अलग है। देखना यह है कि अब बीजेपी को यदि एकजुटता की जरूरत पड़ती है तो कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिनसे वो समर्थन मांग सकती हैं। देश के सभी दल अभी से मिशन 2024 में जुट चुके हैं। ऊपरी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि विपक्षी दल गठबंधन करने के मोर्चे पर बीजेपी से आगे निकल रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बीजेपी भी मिशन 2024 के रास्ते पर निकल चुकी है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव तो अगले साल होंगे, लेकिन देश के सभी दल अभी से मिशन 2024 में जुट चुके हैं। लंबी कवायद के बाद पटना में 15 विपक्षी दल जुट रहे हैं, जो भाजपा नीत एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर करने की रणनीति पर काम करेंगे। ऊपरी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि विपक्षी दल गठबंधन करने के मोर्चे पर बीजेपी से आगे निकल रहे हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। 2024 के चुनाव में 282 और 2019 के चुनाव में अकेले दम पर 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी भी मिशन 2024 के रास्ते पर निकल चुकी है। पार्टी ये समझ रही है कि 2019 के बाद हुए कई विधानसभा और लोकसभा उपचुनावों ने हालात बदल दिए हैं, लिहाजा उसे भी ऐसे साझीदारों की जरूरत है जिनके सहारे वो अपनी सत्ता बरकरार रख सके। देखा जाए तो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में इसकी झलक मिली थी। इस समारोह में 25 पार्टियां शामिल हुई, जबकि 21 विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आंकड़ों के आईने में देखें तो समारोह का समर्थन करने वाले पार्टियों की लोकसभा में संख्या 376 और राज्यसभा में 131 है, जबकि बहिष्कार करने वाली पार्टियों की लोकसभा में संख्या 188 और राज्यसभा में 104 है। दूसरे शब्दों में कहें तो नए संसद भवन का उद्घाटन बीजेपी के लिए उत्साहजनक रहा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि समारोह में शामिल हुए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में बीजेपी के साथ कदम ताल करेगी ही। ऐसे में ये समझना दिलचस्प होगा कि बीजेपी फिलहाल किन संभावनाओं पर काम कर रही और कौन कौन से दल उसके साथ आ सकते हैं। सबसे पहले बात उन पार्टियों की जो बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी के साथ आने को तैयार हो सकती हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक की। साल 2019 के मुकाबले कर्नाटक में स्थितियां बदल गई हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 25 सीटें मिली थी। बाद में एक निर्दलीय सांसद ने भी उससे समर्थन दे दिया था। तब कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों को एक एक सीट ही मिली थी। लेकिन बीते मई महीने में हुई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल कर राज्य में न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि जेडीएस के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। जाहिर अब बीजेपी की लोकसभा चुनाव सीटों की संख्या घटने की आशंका है। ऐसे में वो पूर्व पीएम एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस की ओर देख सकती है। दूसरी तरफ जेडीएस की हालात ये है कि उसे अपना अस्तित्व बचाना है। यही वजह है कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल देवेगौड़ा अपने बेटे कुमारस्वामी के साथ शामिल हुए। दोनों पार्टियां पहले भी 2 बार साथ आ चुकी हैं। साल 2018 तक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए का हिस्सा रही है, लेकिन 2019 का चुनाव दोनों ने अलग अलग लड़ा और दोनों ने ही नुकसान झेला। नायडू को न सिर्फ राज्य की सत्ता से बाहर होना पड़ा, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी उन्हें महज 3 सीटें ही मिली।
जबकि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2024 में उन्हें 175 में से 103 सीटें मिली थी और लोकसभा में 25 में से 14 सीटें मिली थी। आंकड़ा समझ रहे हैं आप, 25 में से 14। तब बीजेपी के पास भी 2 सीटें थी, लेकिन 2019 में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में दोनों ही पार्टियों के सामने वजूद को बचाने की चुनौती है। यही वो बात जो दोनों को करीब ला सकती है। बीते दिनों मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव का जिक्र कर उन्हें नमन किया था। इसके अलावा बीजेपी को तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ने भी साथ लाने की कोशिश करी ताकि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस से मुकाबला हो सके। कमोबेश आंध्रा जैसी स्थिति में बीजेपी ने के लिए तेलंगाना में भी है। देखा जाए तो एनडीए का सबसे पुराना साझेदार अकाली दल ही है। 1997 में चल रहा दोनों दलों का गठबंधन साल 2020 में किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर टूट गया, लेकिन पंजाब के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों का जो हाल हुआ है उससे दोनों के एक बार फिर से साथ आने की संभावना बनती है, क्योंकि दोनों ने जब अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ा तो अकाली दल को महज 3 सीटें मिली जो पिछले चुनाव में 15 थी। बीजेपी को भी महज 2 सीटें मिली जो पिछली बार 3 थी। 13 सीटें वाले इस राज्य में साल 2019 में जब दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था तब दोनों को 2-2 सीटें मिली थी। इस बार तो दोनों के सामने कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की भी चुनौती है। ऐसे में संभावना है कि वजूद को बचाने के लिए दोनों दल साथ आ सकते हैं। अकाली दल के वरिष्ठ नेता इंदर सिंह ग्रेवाल ने इसका इशारा भी किया है और कहा कि यदि बीजेपी साझेदारों को उचित सम्मान देती है तो फिर राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। दूसरी तरफ प्रकाश सिंह बादल के निधन पर खुद प्रधानमंत्री अंतिम संस्कार में शामिल होने भी पहुंचे थे। अब बात बिहार की। बीजेपी के लिए यहां मुश्किल दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने के बाद अकेली पड़ी बीजेपी अपना कुंभा बढ़ाने की पुरजोर कवायद कर रही है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू और लोजपा साथ में थी तो 40 में से 39 सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हो गया। अकेले बीजेपी को 17 सीटें मिली, जेडीयू को 16 सीटें और 6 सीटें लोजपा को मिली। लेकिन अब जेडीयू महागठबंधन के पाले में है और लोजपा भी 2 भागों में बट गई है। ऐसी स्थिति में बीजेपी की कोशिश लोजपा के चाचा भतीजा को साथ लाने की है। उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू से अलग हो चुके हैं, उन्हें भी बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। जीतन राम मांझी से लेकर मुकेश साहनी तक के बीजेपी साथ आने की संभावना दिख रही है। ये पार्टियां छोटी जरूर है लेकिन राज्य की राजनीति पर इनका प्रभाव है। मसलन उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव 13 से 14 जिलों में माना जाता है। राज्य में मांझी समुदाय की आबादी भी करीब 4% है। यूपी में दूसरे राज्यों के मुकाबले बीजेपी खुद को अच्छी स्थिति में देख रही है। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वो फिर से एनडीए का दामन थाम सकते हैं। अखिलेश यादव से बात ना बन पाने की स्थिति में राजभर अपना ठिकाना एनडीए में ही देख रहे हैं। खुद बीजेपी भी उन्हें अहमियत देती दिख रही है। हालांकि इस चक्कर में संजय निषाद असहज दिख रहे हैं। वे इन दिनों अपनी हर छोटी बड़ी जनसभा में राजभर पर सियासी तंज कसते से चूक नहीं रहे। इसके अलावा कुछ दूसरे राज्यों में बीजेपी अपनी स्थिति ठीक समझ सकती है। मसलन महाराष्ट्र में शिंदे गुट वाली शिवसेना उसके साथ में बरकरार है, तो वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन हो ही चुका है। रही बात उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री वाईएसआर मायावती के से लेकर
गुलाम नबी आजाद तक की। तो ऐसा कई बार संकेत मिल चुका है कि जरूरत के वक्त में बीजेपी की मदद करते नजर आए हैं सब। अब देखना यह है कि 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर बीजेपी भारी पड़ती है या कमजोर। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ विजडम न्यूज पे। मैं कनिष्का अग्रवाल। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।